मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो पहले आप सभी लोग जाकर लेक्चर 1 को स्टडी कीजिए, देन ये लेक्चर 2 को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। लाइक हमने जो प्रीवियस वीडियोस में क्या स्टडी करा है, सिर्फ हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जब भी हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो इसके कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। तो 5 केसेस जो है, फर्स्ट केस जो है हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया और कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस करे थे लेक्चर नंबर 1 में, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब सबसे पहले क्या था, वो था जब हाउस प्रॉपर्टी को फुल ईयर के लिए लेट आउट करा था, ना तो कोई वैकेंसी थी ना ही कोई अनरियलाइज्ड रेंट था। अब जो सेकंड केस है वो है हमारा हाउस प्रॉपर्टी को हमने लेट आउट तो करा है, बट हाउस प्रॉपर्टी कुछ टाइम के लिए वेकेंट भी रही है, दैट मीन्स देयर इज अ वैकेंसी। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारा हाउस प्रॉपर्टी जो है वो पूरे साल के लिए वेकेंट रहा है। अगर वेकेंट रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उससे कोई रेंट नहीं आया, हमें रेंट नहीं आया तो एनुअल रेंटल वैल्यू जो है वो हमारी क्या है, जीरो है, नील है, ठीक है। अगर हम बात करें इफ द एचपी वाज वेकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर का क्या मतलब होता है कि कुछ पार्ट के लिए, कुछ मंथ्स के लिए हमारी हाउस प्रॉपर्टी हमने लेट आउट करी है और कुछ मंथ्स के लिए हमारी हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट रही है। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सभी केसेस जो है हम इलस्ट्रेशन के साथ डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन। तो हमारे पास क्या है, एमआरवी गिवन है, एफआरवी गिवन है, एक्चुअल रेंट गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है। फर्स्ट कंडीशन वाज दैट हाउस वाज वेकेंट फॉर द फुल ईयर। अगर हाउस वेकेंट है तो उसकी एनुअल, उसको क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना, हमने उसकी एनुअल वैल्यू क्या लेनी है, नील लेनी है, ठीक है। उसकी एनुअल वैल्यू अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट है तो उसको हम क्या लेंगे, एनुअल रेंटल वैल्यू नील, उसकी वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं होगी। सेकंड जो है वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी जो वेकेंट रही है वो कितने मंथ के लिए रही है, 2 मंथ। दैट मीन्स अगर हमने लेट आउट करा है 2 महीने जो हमारा घर है वो वेकेंट रहा है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिक्स, रिकॉल करो बेसिक्स। तो मैंने क्या करवाया था, एमआरवी और एफआरवी, विच एवर इज हायर। हायर क्या है, 60,000 है। हायर को हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से, तो इसमें से क्या आएगा, विच एवर इज लेस। लेस हमारा क्या होगा, ईआरवी। ईआरवी जो हमारी लेस अमाउंट होती है वो हमारी क्या होती है, ईआरवी। ईआरवी को हमने किससे कंपेयर करना होता है, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट हमें कितना दिया हुआ है, 7,000 पर मंथ, दैट मीन्स 7,000 इंटू 12, 84,000। अब ईआरवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, हायर क्या है हमारे पास, 84,000। यहाँ तक तो जो है बेसिकली जो हम बेसिक वे से जो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जितना भी लॉस वैकेंसी के कारण अराइज हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब वैकेंसी चाहे तो आप ऐसे करो, टोटल में को हम 2 मंथ्स का लगा देंगे, 84,000 इंटू 2/12, या डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, 7,000 पर मंथ था, 7,000 इंटू 2, 2,000 वो वैकेंसी रही थी, 2 मंथ वो वैकेंसी रही थी, दैट मीन्स 2 मंथ हमें ये 14,000 का जो रेंट है वो नहीं मिला, तो 84,000 माइनस 14,000 दैट इज द 70,000। ये हमारी क्या आ गई, एनुअल रेंटल वैल्यू, या जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब सेकंड केस में, इसमें जो एक्चुअल रेंट है हाउस का वो क्या है, 4,000 पर मंथ है, और इसमें भी जो हमारा हाउस है वो वेकेंट रहा है, वो कितने मंथ्स रहा है, 2 मंथ्स जो हमारा हाउस वेकेंट रहा है। स्टार्ट विद एमआरवी और एफआरवी। तो हमने पहले क्या देखना है, हायर, विच एवर इज हायर। हायर क्या है हमारे पास, 60,000। हायर को किससे कंपेयर करना होता है, स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट क्या, विच एवर इज लेस। लेस हमारे पास क्या है, 66,000। जो भी लेस अमाउंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ईआरवी बोलते हैं। ईआरवी को किससे कंपेयर करना होता है, एक्चुअल रेंट में। अब इस केस में हमारा एक्चुअल रेंट कितना है, 4,000 पर मंथ, दैट मीन्स 4,000 इंटू 12, 48,000। ईआरवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। अब देखो हायर इस केस में एआरवी नहीं है, इस केस में हमारी जो है हायर जो है वो है ईआरवी, तो ईआरवी को ही हम क्या अज्यूम करेंगे, एआरवी।
तो इसमें क्या आ गया, 66,000 हायर है तो उसको ही कंसिडर करना है। जब हमने इसका लॉस वैकेंसी का लेस करना है तो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि एक्चुअल रेंट के ऊपर ही जो है हमारा वैकेंसी का लॉस जो कैलकुलेट होता है। तो एक्चुअल रेंट कितना, तो 4,000 पर मंथ, कितने मंथ के लिए वो खाली था हमारा जो हाउस है, वो 2 मंथ के लिए। 4,000 इंटू 2 दैट इज द 8,000। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट ऑन द टोटल अमाउंट दैट इज 40,000 इंटू 2/12। और अब हमने जब 66,000 में से 8,000 माइनस करा तो हमारी एनुअल रेंटल वैल्यू आ गई दैट इज द 58,000। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम जो करेंगे ये हमारा थर्ड केस है। इस केस में क्या है, जब हमने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करा बट देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट, कुछ ऐसा रेंट जो हमें रियलाइज ही नहीं हुआ, वो ऐसा रेंट जो हमें मिला ही नहीं है। ठीक है, लेट आउट कर दी प्रॉपर्टी बट वहां पे क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट है, जो रेंट हमें रिसीव ही नहीं हुआ है। ठीक है, इफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज मोर देन द ईआरवी, ये इसका फर्स्ट केस है। और सेकंड केस है जब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल जो है वो लेस देन ईआरवी है। ये तो कंडीशंस हमने पीछे वैकेंसी के केसेस में भी करी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले जो वो बोनाफाइड होना चाहिए, ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट। सेकंड बात ये है कि अनरियलाइज्ड के केस में जो ऑनर ऑफ द हाउस है उसने नेसेसरी स्टेप्स लिए जाने चाहिए हाउस को खाली करवाने के लिए। क्यों, क्योंकि जिसको हमने लेट आउट करा था उस पर्सन ने आपको रेंट दिया ही नहीं। थर्ड वन इज जो टेनेंट है, आपका किराएदार है, वो असेसी की, कोई ये तो है नहीं कि आपने उस प्रॉपर्टी को तो खाली करवा लिया जिस प्रॉपर्टी का रेंट नहीं मिला, पर आपने कोई और प्रॉपर्टी उसको किराए पे दे दी। ठीक है, ड्यू टू टेक द इसके अनरियलाइज रेंट के माइनस करने के लिए आपको जब इसके प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन करोगे तो आपको ये बेटर क्लियर होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर टेनेंट है एक, अगर आप उसने एक उसके पास ना ए हाउस प्रॉपर्टी है, उसने उसका रेंट नहीं दिया हुआ, आपने उसको खाली करवाना है, ये आपकी कंडीशन है। आपने ए का खाली करवा के आपने उसको बी प्रॉपर्टी रेंट फिर से लेट आउट में दे दी, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना ना। अगर उसने ए का रेंट नहीं दिया दैट मीन्स वो बी का भी तो नहीं देगा। ये सारी कंडीशंस है, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये नहीं कि टेनेंट ने अगर कोई और प्रॉपर्टी उस असेसी की ऑक्यूपाई नहीं करी होनी चाहिए। और थर्ड फोर्थ कंडीशन इज दैट कि लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करी जानी चाहिए कि यस हम रिकवरी कर रहे हैं उससे रेंट की। ठीक है, और जब तक कि एक लीगल ऑफिसर जो है वो असेसिंग ऑफिसर जो है वो ये उस बात से सेटिस्फाई नहीं होता कि यस कि प्रोसीडिंग्स आर द यूजलेस, ठीक है, या रिकवरी जो है वो नहीं हो पाएगी, या रिकवरी जो है यूजलेस है, तब तक कि अनरियलाइज्ड रेंट की जो है डिडक्शन वो नहीं मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज अनरियलाइज्ड रेंट फॉर अर्लियर पीरियड इज नॉट डिडक्टेबल। जैसे मान लो अब हमारा असेसमेंट ईयर जो है, हम किसकी बात, हम प्रीवियस हम किसी भी असेसमेंट ईयर के एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 21 से 2022 तक, या 2022 से 2023 तक, है ना। अगर हमारा असेसमेंट ईयर 2022 और 2023 है तो हम ये नहीं कह सकते हम 2016-17 का अनरियलाइज्ड रेंट हम इस ईयर में डिडक्ट करेंगे। ठीक है, जो उस ईयर का होगा उसी ईयर में, उसी असेसमेंट ईयर का प्रीवियस, ऑब्वियसली बात है, प्रीवियस का जो अनरियलाइज्ड रेंट होता है वो करंट असेसमेंट ईयर में डिडक्ट होगा। अब इलस्ट्रेशन के साथ इसके करते हैं सेम, वो एमआरवी, एफआरवी, एक्चुअल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट सेम प्रीवियस इलस्ट्रेशन है। अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो असेसी है उसको रेंट मिला नहीं, कितने मंथ्स का, 2 मंथ्स का नहीं मिला। ऐसे ही जो सेकंड कंडीशन है वो बाद में करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एमआरवी और एफआरवी, विच एवर इज हायर हायर, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर लोअर इज योर ईआरवी। अब इस बात में इधर आपने ध्यान रखना है, जब हम वैकेंसी लेस करते थे, वैकेंसी में जब हमने वैकेंसी का लॉस जो है उसको डिडक्ट करा, उसमें हमने पहले क्या चेक करा, हायर चेक करा, ईआरवी को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करके सबसे पहले हमने अमाउंट चेक करी, देन हमने लॉस जो है वैकेंसी का माइनस करा। बट इसमें जो अनरियलाइज्ड रेंट है उसको हम पहले क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर उसको ईआरवी के साथ कंपेयर करेंगे। हमारे पास कितने कितने मंथ का जो है रेंट नहीं रियलाइज हुआ था, 2 मंथ्स का, दैट मीन 7,000 इंटू 2 14,000, 84,000 माइनस 14,000 दैट इज द 70,000। अब कंपेयर करोगे ईआरवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, हायर क्या है हमारा 70,000। अब सिमिलर सेकंड केस में क्या है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर असेसी कुड नॉट रियलाइज द मंथ 2 मंथ, बट जो एक्चुअल रेंट है इसमें वो है 6,000। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, एमआरबी और एफआरबी विच एवर इज हायर हायर, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर लोअर इज योर ईआरवी।
ERV आ गई। अब ERV को एक्चुअल रेंट से कंपेयर करने से पहले आपने एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट जो है वो माइनस करना है। 6000 इंटू 12 72,000। कितने मंथ का हमारे पास अनरियलाइज था? 2 मंथ का। 6000 इंटू 2 12,000 माइनस करा तो आ गया 60,000। अब यहाँ पे देखो ERV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, हायर इज आर 66,000, तो GAV हमारी क्या आएगी? 66,000। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ केस की तरफ। जब हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी है वो लेट आउट करी गई है और दोनों ही केसेस हैं मेरे पास, वैकेंसी भी है और अनरियलाइज्ड रेंट भी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? आपको ट्रीटमेंट जो है दोनों ही करनी है। वही सेम कंडीशन है। सबसे पहले जो असेसी है उसको जो रेंट नहीं मिला वो 2 मंथ्स का नहीं मिला और उसका हाउस भी जो है वेकेंट रहा वो 2 मंथ्स के लिए वेकेंट रहा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। MRV और FRV विच एवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपको एक्चुअल रेंट में से क्या करना होता है, पहले अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करना होता है, फिर कंपैरिजन करना होता है। तो अनरियलाइज्ड रेंट कितने मंथ का था? 2 मंथ्स का। 7,000 इंटू 2 14,000, तो कितना आ गया हमारे पास? 70,000। अब जब अनरियलाइज्ड रेंट आपने एक्चुअल रेंट में से माइनस कर दिया है तो हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। ERV और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करा, विच एवर इज लोअर, सॉरी विच एवर इज हायर, हायर इज एक्चुअल रेंट, ये हमारा आ गया 70,000। अब जो हायर आया है उसमें से हम वैकेंसी लेस करते हैं। ये बात बच्चे आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि हमने सबसे पहले ERV और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करने से पहले एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट जो हमें मिला ही नहीं है उसको माइनस करेंगे। वो माइनस करने के बाद हम कंपेयर करेंगे ERV और एक्चुअल रेंट को, और उसमें से जो ज्यादा आया, ठीक है, जो भी ज्यादा अमाउंट आई उसमें से लॉस ऑफ वैकेंसी जो है वो माइनस करेंगे। वैकेंसी कितने मंथ्स की थी हमारे पास? 2 मंथ्स की। 2 इंटू 7,000 14,000 हमने लेस करा तो GAV हमारे पास कितनी आ गई? 56,000। ठीक है, अब सेम है, वो कह रहे सब कंडीशन सेम रहेंगी अगर हमारा एक्चुअल रेंट जो है वो 6,000 होगा। MRV और FRV विच एवर इज हायर, हायर हमारे पास क्या है? 60,000। हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, लोअर इज आर ERV। ERV को कंपेयर करने से पहले हमेशा अनरियलाइज्ड रेंट जो है आपने माइनस करना है फ्रॉम द एक्चुअल रेंट। तो कितना है? 6,000 इंटू 2 12,000। 6,000 इंटू 12 72,000। तो 72,000 माइनस 12,000 दैट इज योर 60,000। अब इसको कंपेयर करो ERV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, हायर क्या है? ERV हायर है, तो वही हम मानेंगे हमारा जो है जिसमें से हम लेस करेंगे एक्चुअल रेंटल वैल्यू जो है 60,000 आ गई। यहाँ पे हमारी जो है विच एवर इज हायर इज ARV। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, हमने यहाँ पे लिखना है 66,000। विच एवर इज हायर, हायर हमारी 66,000 है। अब 66,000 में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना है? 6,000 इंटू 2 मंथ्स का ही जो है हमारी वैकेंसी है 12,000, तो हमारे पास कितना आ गया? 54,000 is our gross annual value. Determination of annual value. If the house property is let out for the part of the year because it is either purchased और constructed during the previous year, कुछ टाइम पीरियड के लिए मान लो प्रॉपर्टी जो है हमने लेट आउट करी है, उसका ये भी रीजन हो सकता है कि यस अभी वो कंस्ट्रक्शन जो है पिछले साल ही कंप्लीट हुई थी, दैट इज वाई हमने कुछ सालों के कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको मान लो 10 मंथ के लिए हमने उसको क्या करी है? लेट आउट करी है। इसका ये मतलब नहीं है कि वैकेंसी हो जाएगी, नो। जब हमारा हाउस ही नहीं कंप्लीट हुआ उस वैकेंट, मान लो 1/4 को हमारा एनुअल ईयर स्टार्ट होता है, 1 जून को जो है हमने हाउस कंप्लीट करा है, जब कंप्लीट करा तब से ही तो लेट आउट होगी 31 मार्च तक। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते 1/4 से 1 जून तक, 1 अप्रैल से 1 जून तक हमारी वैकेंसी है, नो, क्योंकि हाउस ही नहीं बना तो वैकेंसी कहाँ से आ गई? ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद की MRV गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, FRV is given, real rent is given, date of letting out is given and date of completion is also given. ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या चेक करना है? As the house was in existence for 10 months, rental value may be taken for the 10 months. अब सबसे पहले आप देखो कि डेट ऑफ कंप्लीशन हमारी 31 मई है, तो 1 अप्रैल को हमारा जो है एनुअल ईयर स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल और मई
तक जो हमारा हाउस जो है वो एग्जिस्टेंस पे नहीं था। दैट मीन्स 2 मंथ्स तक हमारा हाउस जो है, जब हमारा एनुअल ईयर स्टार्ट हुआ, एग्जिस्टेंस पे नहीं था। तो हमारा जो हाउस है उसकी रेंटल वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने मंथ्स के लिए करेंगे, हम 10 मंथ्स के लिए करेंगे। आपने डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो कंसिडर करनी है, ठीक है। अब देखो 60,000 ये हमें पर एनम की दी है, इसको हम कितने मंथ के लिए लेंगे, 10 मंथ्स के लिए लेंगे। ऐसे ही एफआरवी को भी कितने मंथ्स के लिए लेंगे, 10 मंथ्स के लिए लेंगे। एमआरवी और एफआरवी विच एवर इज हायर, हायर और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस, लेस इज योर ईआरवी। ईआरवी को हमने किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है हमारा, 6,000 पर मंथ, दैट मीन 6,000 इंटू 10, कंपेयर करा 60,000। ईआरवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, हायर इज आर 60,000। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, आप यहाँ पे देखो जो कंप्लीशन है वो हुई 31 मई को, और जो ये हमने लेट आउट करा 1 अगस्त को। दैट मीन्स हमने जून जुलाई 2 महीने कोई लेट आउट नहीं करा। अगर हमने 2 महीने कोई लेट आउट नहीं करा, दैट मीन्स हमारा हाउस वेकेंट रहा। वेकेंट रहा तो लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू वैकेंसी जो है वो हमने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे डायरेक्टली भी मेंशन नहीं होगा कि दिस इज योर लॉस ड्यू टू वैकेंसी, या हाउस जो है 2 मंथ्स के लिए वेकेंट रहा। इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। अगर आपको डेट ऑफ कंप्लीशन दी है और हाउस उन्होंने लेट आउट इतने डेट को करा है, तो इट विल ऑटोमेटिकली यू विल कंसिडर कि ये क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन तब हुई, लेट आउट ये करा, बीच में 2 मंथ क्या करा, बीच में 2 मंथ जो हाउस है वो वेकेंट रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, अगर हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे तो कैसे करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज गिवन टू यू, देन हमें क्या दिए होंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस। हमने जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के जो 5 जो है ना पॉसिबल सोल्यूशंस बन सकते थे, पॉसिबल केसेस बन सकते थे, वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। 1 केस जो था वो लेक्चर नंबर 1 में था, अब ये जो है सेकंड जो 4 केसेस है वो लेक्चर नंबर 2 में है। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हमने माइनस, दैट मस्ट बी एक्चुअली पेड बाय द असेसी। म्यूनिसिपल टैक्सेस को हम प्रॉपर्टी टैक्स भी बोल सकते हैं, लोकल टैक्स भी बोल सकते हैं, और हाउस टैक्स भी बोल सकते हैं। आपने क्वेश्चन में अगर ये इनमें से कोई भी टैक्स का नेम लिखा होगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दैट मीन्स इसका मतलब सभी टैक्सेस का मीनिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस ही है। जब हम ऑब्वियसली बात है, जब हम ग्रॉस में से कभी भी टैक्सेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ गई नेट एनुअल वैल्यू। अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको परसेंटेज बेसिस पे गिवन होगी, देन उसको हमने जो एमआरवी नहीं दी होती है हमें म्यूनिसिपल वैल्यू, उसके ऊपर कैलकुलेट करना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है उसकी हमेशा नील एनुअल वैल्यू जो हमारी होती है वो नील होती है। ये तो आई थिंक मैंने आपको पहले भी बताया पिछले केसेस में भी, ठीक है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, टू प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है वो हम क्या कंसिडर करते हैं, नील कंसिडर करते हैं, ठीक है। मोर देन 2 प्रॉपर्टी के केसेस में 2 तो एग्जाम्प्ट है, और बाकी प्रॉपर्टी को हम डीम टू बी लेट आउट कंसिडर करते हैं। अब कुछ सिलेक्शन ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, है ना। अब ऑक्यूपाइड की बारी आ गई। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 2 हाउसेस के लिए तो हमारी एआरवी क्या है, नील है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केसेस में अगर हम उसको अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। अगर मोर देन 2 हमारे पास है अंडर ऑन ऑक्यूपेशन, हमारे ऑक्यूपेशन मतलब कि हमारे पास है मोर देन 2 प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज तो एग्जाम्प्ट होंगी, और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज हमारी डीम टू बी लेट आउट कंसिडर होगी। अब थर्ड केस ये हो सकता है, एचपी हैज अ इंडिपेंडेंट यूनिट और 2 यूनिट्स तो उसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी हमने लेट आउट करी है। जो तो 2 यूनिट सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी एआरवी नील होगी, और जो लेट आउट करी है उसकी लेट आउट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी। अगर जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी है वो पार्टली लेट आउट है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जब भी पार्टली की बात आती है तो हम हमेशा ये चीज चेक करते हैं कि वो चीज सेपरेबल है या इनसेपरेबल है। अगर तो वो पार्ट्स में सेपरेबल हो सकती है, देन जो लेट आउट है वो लेट आउट के अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा। बट व्हाट अबाउट अगर वो इनसेपरेबल यूनिट्स है, तो हम सारी की सारी यूनिट को लेट आउट ही मानेंगे, चाहे वो पार्टली लेट आउट है, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम सारे की सारे को लेट आउट ही मानेंगे, क्योंकि हम उसको सेपरेट ही नहीं कर सकते हैं। कुछ हिस्सा अगर उसको लेट आउट दिया हुआ है तो हम सारे को सारे को ही उसको लेट आउट मानेंगे। HP is left out for the part of the year और under on occupation for the part of the year। मान लो आधे साल के लिए
6 मंथ्स के लिए मान लो कि वो लेट आउट है और रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स के लिए वो हमने खुद के लिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करी है या हमने खुद ऑक्यूपाई करी हुई है, तो इस केस में हम सारी की सारी एचपी को लेट आउट तो कंसिडर करेंगे, बट जो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड होगा, एक्चुअल रेंट उतने ही मंथ्स के लिए होगा। अगर हम मान लो 6 मंथ्स के लिए हम उसको लेट आउट करते हैं तो 6 मंथ्स का ही हमें रेंट रिसीव होगा ना, तो एक्चुअल रेंट जो है वो हमने उतने ही मंथ्स का लेना है जितने मंथ का हमें रिसीव। Let's start with an illustration. Mr. A owns a house in Chandigarh. HP is used in the following manner. 1/3 जो हाउस है उसको यूज करा है अपने बिजनेस के लिए, 1/3 जो हाउस है वो ऑन रेजिडेंशियल के लिए यूज करा गया है, और 1/3 जो हाउस है उसको हमने लेट आउट करा है 3000 पर मंथ पर। और जो उसके उसमें वही जो हाउस है वो जो 1/3 यूनिट है वो सेल्फ ऑक्यूपाई करा गया 1 मंथ के लिए। अगर 1 मंथ के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई करा गया तो 11 मंथ के लिए उसने उसको लेट आउट करा है, जिसकी म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू दी हुई है 96,000 पर एनम, ये एनुअल दी हुई है। ठीक है, तो हम अब अकॉर्डिंगली निकालेंगे। उसके बाद जो म्यूनिसिपल टैक्सेस है वो 10% लगेंगे। किसके ऊपर लगते हैं हमेशा म्यूनिसिपल टैक्सेस? वो एमआरबी के ऊपर लगते हैं। टैक्सेस है वो पे करे हैं ऑक्यूपेंट्स ने। एज यू नो, अगर टैक्सेस है, टैक्सेस जो है वो असेसी पे करता है तो ही हम उसकी जो है डिडक्शन मिलती है। अब जो है टैक्स असेसी ने उसको टैक्स को नहीं पे करा है तो हम इसकी डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर सकते। तो कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू। अब अगर जो है वो इंडिपेंडेंट यूनिट है, अभी मैंने बताया अगर एचपी जो है पार्टली हम किसी और पर्पज के लिए और पार्टली हम लेट आउट के लिए यूज करते हैं, अगर तो इनसेपरेबल यूनिट है, सेपरेट नहीं हो रही है, तो हम होल हाउस को लेट आउट अज्यूम करते हैं। अगर उसकी यूनिट जो है वो इंडिपेंडेंट है और सेपरेट यूनिट्स है, देन हम उसको ट्रीटेड अकॉर्डिंगली करेंगे, मतलब जिस जिस पर्पज के लिए उसको यूज करा है उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट जो है वो करी जाएगी। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। 1/3 जो पोर्शन है वो अपने बिजनेस के लिए यूज करा है, अपने बिजनेस के लिए यूज करा है तो उसकी इनकम एचपी के अंडर थोड़ी ना आएगी, तो उसकी इनकम जो ट्रीट होगी वो पीजीबीपी के अंडर ट्रीट होगी, इसलिए इसकी एनुअल वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेते हैं? नहीं लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड 1/3 पोर्शन जो अपने ऑन रेजिडेंस के लिए, अपने रहने के लिए यूज करा है, उसकी भी एनएवी क्या होती है? नील होती है। अब मैंने पहले भी आपको, जब से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवाए हैं, बेस क्लियर करवाए हैं, मैंने पहले ही बोला था कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की 2 प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है वो नील होती है और वो एग्जम्प्टेड भी होती है। अब जो ये थर्ड पोर्शन है इसको 11 मंथ के लिए हमने क्या करा है? 11 मंथ के लिए हमने इसको करा है लेट आउट, और 1 मंथ के लिए हमने इसको क्या करा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड करा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम 1/3 पोर्शन के हिसाब से निकालेंगे, जैसे कि जो हमने लास्ट केस में पढ़ा कि हमने होल प्रॉपर्टी को तो हमने लेट आउट ही मानना है, चाहे आप आधे साल के लिए, जैसे मैंने लास्ट केस आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में, चाहे हम उसको आधे साल के लिए क्या करें? लेट आउट करें और आधे साल के लिए ऑक्यूपाई करें, हमने उसको होल ईयर के लिए लेट आउट ही मानना है। बट जो एक्चुअल रेंट लेना है वो उतने ही महीने का लेना है जितने महीने के लिए हमने उसको लेट आउट करा है। दैट इज वाई कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 96,000 का 1/3 करा। ऑब्वियसली ये पूरे पूरे यूनिट का है, तो हमारी जो 1/3 यूनिट है वही लेट आउट हुई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1/3 कितना आ गया? 32,000। अब जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट हमें कितना दिया हुआ है? एक्चुअल रेंट हमें दिया हुआ है 3000 पर मंथ। तो हमने कितने मंथ के लिए लेट आउट करा है? सिर्फ 11 मंथ के लिए। तो 11 मंथ के लिए हमने करेंगे मल्टीप्लाई, और विच एवर इज हायर, हायर इज आर 33,000। इसमें से म्यूनिसिपल जो टैक्सेस हैं वो माइनस नहीं करे जाएंगे क्योंकि ये ऑक्यूपेंट ने पे करे हैं, असेसी ने नहीं पे करे। तो इसकी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई? 33,000। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया। उसके बाद है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अगर तो हमारा हाउस जो है वो लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 30% की ऑन द नेट एनुअल वैल्यू। हमेशा याद रखना नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? जो हमारे म्यूनिसिपल टैक्सेस है उसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट वैल्यू आती है उसके ऊपर 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी लेट आउट के केस में और डीम टू बी लेट आउट के केस में, अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए। और इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड क्या होता है बताती हूँ। इसकी भी डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात करें, इस केस में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाली तो नहीं मिलती, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमारी एनुअल वैल्यू क्या होती है? नील होती है। नील होती है तो डिडक्शन किसके ऊपर लगाएंगे, है ना? तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमें वो डिडक्शन नहीं मिलती। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड की जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24 एंड सबसेक्शन बी के अंदर जो डिडक्शन है वो मिलती है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है वो डिडक्शन किस बात की होती है? हमने हाउस की कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करी है, सोसाइटी के चार्जेस हो गए, पार्किंग के चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस के चार्जेस, वाटर लिफ्ट, ये सारे चार्जेस के लिए जो हमें एकदम इकट्ठी ही 30% की उन्होंने बोला है कि आपको डिडक्शन मिल जाएगी, अलग से नहीं मिलेगी, है ना? कि आपने कोई सोसाइटी के चार्जेस पे करे हैं, कोई पार्किंग चार्जेस पे करे हैं, कि हम ये बोलेंगे कि हमने रेंट पे तो दे दिया है, लेट आउट तो कर दिया है, पर ये हमारे कुछ चार्जेस हुए हैं। हर कोई अपने अपने चार्जेस लेके आएगा, इसीलिए जो है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% उन्होंने नेट एनुअल वैल्यू की
डिसाइड कर दी, ठीक है, जो कि लेट आउट के केस में मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी, बोरोड मनी का क्या मतलब होता है कि हमने जो घर बनाने के लिए, घर को रिपेयर कराने के लिए, घर की रेनोवेशन करवाने के लिए कुछ पैसे बोरो करे थे। बोरो जो है हमने ट्रस्ट से भी कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन से भी कर सकते हैं, कोई बैंक से, हमारे फ्रेंड से, फैमिली, किसी से भी हम बोरो कर सकते हैं घर को बनाने के लिए, रेनोवेट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जो इंटरेस्ट है वो ड्यू बेसिस पे अलाउड होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि प्रीवियस ईयर में अगर वो ड्यू है तो करंट असेसमेंट ईयर पे उसकी जो हम डिडक्शन या क्लेम कर सकते हैं। पेनल्टी इंटरेस्ट, अगर मान लो कोई इंटरेस्ट आपने पे नहीं करा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कोई लग गया आपको, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। डिडक्शन सिर्फ जो है इंटरेस्ट ड्यू की ही मिलेगी आपको। अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू है, आपने वो इंटरेस्ट नहीं पे करा है ना, कुछ फ्रॉड कर दिया, उसके ऊपर पेनल्टी लगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग गया, और वो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी आपको। अगर कोई आपने फ्रेश लोन लिया है, उस पुराने लोन को रीपेमेंट करने के लिए, उसकी भी उसका कोई इंटरेस्ट पड़ा है, तो उसकी जो डिडक्शन है वो आपको अवेलेबल होगी। अब इसके केस में कैसे कैलकुलेट करना है? लेट आउट के केस में तो क्या है, कोई लिमिट नहीं है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव टॉपिक है। लेट आउट के केस में तो कोई लिमिट नहीं है हमारे पास, ठीक है, जितना भी इंटरेस्ट आया हम सारा का सारा एज अ डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। बट सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो है। अगर तो आपने लोन लिया है एक 1999 से पहले, ठीक है, तो इस केस में अगर आपने लोन लिया है परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, और वो आपका हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो 30,000 तक के जो आप इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हो। कंडीशन ये है कि आपके पास लेंडर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि यस आपने लोन लिया है, ये लेंडर ने आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर जो लोन है आपने आफ्टर 1999 के बाद लिया है लोन, अगर तो परचेज एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तो 2 लाख तक की लिमिट है एनुअल की। कंडीशन वही है कि वो विद इन 5 ईयर जो है वो कंप्लीशन होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लेंडर का। अगर 1/4/1999 के बाद लिया है, वही केस है, बट ये किसके लिए लिया है, रिपेयर के लिए लिया है। रिपेयर के केस में जो लिमिट है वो 30,000 पर एनम की है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसका प्रॉपर फ्लो चार्ट जो है अपने नोटबुक्स में इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम इसकी इलस्ट्रेशन के साथ कुछ है स्टडी करते हैं। पीक कंस्ट्रक्शन पीरियड, इंटरेस्ट ऑन द पीरियड अप टू द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द पीरियड अप टू द प्रीसीडिंग, हमने क्या चेक करना है, जब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई उसके प्रीवियस ईयर के 31 मार्च, ठीक है, वो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है। अब क्या है, मान लो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई 30/6/2018, 1/4/2016 को हमने इंटरेस्ट लिया है, 1/4/2016 से 31 मार्च 2017 तक हमारा फर्स्ट ईयर है, 2017 से 2018 31 मार्च 2018 तक हमारा सेकंड ईयर है। बट जो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है ना, ये जून को हुई है। अब मैं आपको बताऊं प्री का पीरियड कौन सा होगा। प्री का पीरियड होगा जब लोन लिया है और जब ये हाउस कंप्लीट हुआ है इसका प्रीवियस 31 मार्च, इसकी प्रीवियस 31 मार्च कौन सी है हमारी, 31 मार्च 2018, ठीक है ना। क्योंकि ये करंट असेसमेंट ईयर में, मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये करंट ईयर इसका कौन सा बन रहा है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो अगर हम इस असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंगली देखें तो इसका प्रीवियस ईयर क्या बन रहा है, प्रीवियस ईयर की लास्ट 31 मार्च कौन सी बन रही है, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। करंट प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, 2019-20 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम असेसमेंट ईयर 2021 के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट दिया हुआ है 50,000, हम 16 से स्टार्ट होंगे, 16-17 का 50, 17-18 में 50, 18-19 में भी 50 और 19-20 में भी 50,000। अब मैं इसको प्री का पीरियड बताती हूँ। प्री का पीरियड मैंने आपको बताया था वो कब था, 31-3 तक, ठीक है। प्री का पीरियड जो हमारा 31-3/2018, इसका क्या मतलब है, जब हमारा हाउस कंप्लीट हुआ उसकी प्रीवियस 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च यही बनती है प्रीवियस। तो ये होगी 2016-17, 2017-18, ये पीरियड हमारे हो गए प्री के पीरियड हो गए, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला हो गया 18-19 वाला, है ना। और ये हमारा 19-20, ये हमारा करंट प्रीवियस ईयर है जिसके लिए हम ये टैक्सेशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या होता है, हम करंट ईयर का इंटरेस्ट लेते हैं और जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन से पहले का पीरियड है, उसका जो हम इंटरेस्ट लेते हैं वो सिर्फ 1/5 लेते हैं, ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, ये 50,000 और 50,000 कितना हो गया, 1 लाख।
उसका हमने सिर्फ 1/5 लेना है और करंट पीरियड का इंटरेस्ट लेना है। कंस्ट्रक्शन पीरियड का हमने कुछ भी नहीं करना जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी, है ना। तो क्या है, इस पीरियड का इंटरेस्ट कितना है, 50,000। 50,000 और 1/5 ऑफ द 1 लाख, तो हमारा टोटल कितना आ गया, 70,000। बस यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो यही है, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उसके प्रीवियस ईयर की 31 मार्च, दैट्स इट। सिर्फ इतना आपने माइंड में रखना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्री का पीरियड कौन सा है, कंस्ट्रक्शन का पीरियड, और करंट ईयर। दो पीरियड आपको लेने हैं, करंट ईयर का टोटल इंटरेस्ट लेना है और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 इंटरेस्ट लेना है। अब जो ये कंसेप्ट है, इसके हम फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। फुल फ्लेज क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट जो है वो यहीं तक थे, और जो बेसिक कंसेप्ट है इस वीडियो में ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। कुछ हार्डली एक दो कंसेप्ट जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन, thank you from my side. Keep watching, keep learning, and subscribe my YouTube channel for more videos.